अपने सभी साथियों को मैं नमन करता हूँ। हमारे साथ इस प्रांत के अध्यक्ष भाई सोमेन ढाका जी, जो पश्चिम प्रांत के हमारे अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी दिल्ली के विधायक अनिल झा जी, हमारे निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी और हमारे सह प्रभारी पश्चिम प्रांत के और दिल्ली के विधायक चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, सभी पत्रकार बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। आज की पदयात्रा किस उद्देश्य से है, मैं 2-4 मिनट में अपनी बात कह के फिर सभा का कार्यक्रम होगा। कल अंकुश चौधरी जी ने बताया, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, कि इस यात्रा की परिवेशन में बहुत आनाकानी की गई प्रशासन के द्वारा, जिसके कारण बहुत सारे साथियों में ये संदेश गया कि शायद प्रशासन पद यात्रा की अनुमति नहीं देगा। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों की पदयात्रा हमारी हो चुकी है। सरयू से संगम पहली यात्रा थी, दूसरी यात्रा रामपुर से अमरोहा थी, तीसरी यात्रा मिर्जापुर से काशी वाराणसी सारनाथ की थी, चौथी यात्रा आगरा से मथुरा तक की थी, और ये 5वें चरण की यात्रा मेरठ की क्रांतिकारी धरती से गाजियाबाद तक की है। 16 से 20 मई तक यात्रा चलेगी। और इस दौरान हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। अभी आपने देखा किस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 93 पेपर लीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पेपर लीक हुआ है। और नीट का पेपर लीक होना, नीट के पेपर लीक होने से करीब 22 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। और 93 पेपर लीक के कारण जो प्रभावित लोग रहे, उनकी संख्या करीब 4 करोड़ है। उनके परिवारों को जोड़ लीजिए तो करीब 20 करोड़ लोगों के पेट और पीठ पर छुरा मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए हम रोजगार के सवाल पर ये पदयात्रा लेकर निकले हैं। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हम नौजवानों के सरकारी नौकरी की भी बात करते हैं। हम जो रेहड़ी पटरी वाला, ठेले वाला, जो उसकी दुकान उजाड़ी जाती है, बुलडोजर चलाया जाता है, उसकी भी बात करते हैं। और हमारे दिल्ली के, मेरठ के, गाजियाबाद के, नोएडा के जो व्यापारी उजाड़े जाते हैं, हम उनका भी सवाल उठाते हैं। लखनऊ में, प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में हजारों लोगों को उजाड़ दिया गया। तो जब हम रोजगार की बात करते हैं तो मैं निवेदन करता हूं आशा बहुओं से, शिक्षा मित्रों से, मैं निवेदन करता हूं रोजगार सेवकों से कि सब लोग आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए। दूसरा विषय है सामाजिक न्याय का। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, अभी हम देखते हैं पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब करवाई जा रही है। कभी हम देखते हैं कि किसी दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। ये सब प्रथा बंद होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमको बराबरी से जिंदगी जीने की गारंटी देता है। तो दूसरा विषय हमारा वो है कि हम सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकें, जाति और धर्म के आधार पर भेद न हो। कभी मुसलमानों को टारगेट करके, कभी दलित को टारगेट करके, कभी पिछड़ों को टारगेट करके, ये जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था चल रही है, ये रुकनी चाहिए, बदलनी चाहिए। और मैं आप सबसे, मेरठ के लोगों
से अपील करना चाहता हूँ, यात्रा अभी 5 दिनों तक चलेगी। आज से इसकी शुरुआत है, 20 को समापन है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोई 1 दिन के लिए आ सकता है तो 1 दिन के लिए आए, कोई 2 दिन के लिए आ सकता है तो 2 दिन के लिए आए। मैं तो कह रहा हूँ कोई 1 घंटे के लिए भी यात्रा में आ सकता है तो आए, इस यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि जब इस यात्रा का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका भी नाम दर्ज होगा कि आप भी नौजवानों के रोजगार की लड़ाई लड़ रहे थे, किसानों के रोजगार की लड़ाई लड़ रहे थे, आप भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और जाति धर्म के नाम पर भेदभाव मिटाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आप भी लड़ रहे थे, गन्ना किसानों की आवाज उठा रहे थे, आप भी लड़ रहे थे, किसानों की फसल के सही दाम दिए जाने के लिए लड़ रहे थे। तो मैं इतनी बात कहूंगा, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बातचीत हुई कि 4 चरणों की पदयात्रा में आपने अनुमति दी, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मेरठ में कैसी परेशानी है? तो इसलिए फिर बाद में उन्होंने जो भी समझा हो, हम तो पदयात्रा करते ही हमने तय कर दिया था, ट्विटर पे लिख भी दिया था, तो बाद में उन्होंने अनुमति दी पदयात्रा के लिए। अब प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, 1.5 लाख रुपए तोला सोना हो गया। 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे जिंदा है इस देश में। सोना खरीदने की ताकत किसकी बची? मोदी जी ने किसी को छोड़ा है सोना खरीदने लायक? अरे अपनी बेटी की शादी के लिए, घर में कोई त्योहार का फंक्शन हो गया, छोटी मोटी खरीद कोई कर लेता है। सबसे ज्यादा सोना अगर जांच कराई जाए तो मोदी जी के मित्रों के पास निकलेगी। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपए बैंकों का लूट के आज विदेशों में बैठे कौन थे? नरेंद्र मोदी जी के करीबी और सोने के व्यापारी। तो सोना तो मोदी जी के दोस्तों के पास है, इस देश की आम जनता कहां से सोना खरीद पाएगी? तो इसलिए नाम बताया तो आपने सुना नहीं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, 2 प्यारे दोस्त हैं मोदी जी के, जो विदेशों में बैठ के चिढ़ा रहे हैं और हमको और पूरी व्यवस्था को। तो इसलिए उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए। आपको पता है पिछले 12 साल में 44 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भारत की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वसूला है डीजल पेट्रोल के नाम पे। जब $30 प्रति बैरल और $20 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम था, तब भी डीजल पेट्रोल का दाम घटाया नहीं गया और मुनाफा कमाया गया। 3.5 लाख करोड़ रुपए उन तमाम कंपनियों ने फायदा कमाया है जो डीजल पेट्रोल के कारोबार में है। आपको पता होना चाहिए कि जब से युद्ध शुरू हुआ है मध्य एशिया में, उसके बाद से अडानी ने अपने गैस का दाम 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो जब आप लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा इस देश की जनता से कमा रहे थे, तब तो आपने कोई छूट नहीं दी। आज मान लीजिए संकट है तो आपको देश की जनता को छूट देनी चाहिए। गैस का दाम आपने 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया, 5 किलो गैस का दाम आपने 261 रुपए बढ़ा दिया। तो इसलिए ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, भाई डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ना करो। मैं आज बड़ा हास्यास्पद एक वीडियो देख रहा था, जयपुर में हमारे पुलिस वाले भाई साइकिल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब बताइए, कोई अपराधी अगर अपराध करके किसी पुलिस वाले के सामने भागता रहेगा, वो साइकिल से कैसे पीछा करेगा? चाकू मार के, हार छीन के, किसी का कत्ल करके भागता रहेगा। आपने ऐसा रोग लगा दिया है, अब पुलिस वाले बेचारे जयपुर में वो साइकिल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। भाषण दिया मोदी जी ने, तुरंत बैठ के जहाज से ऊपर चले गए और ऊपर जाने के बाद नीचे उतरे तो रोड शो करने लगे। अब 5 देशों की यात्रा पे है। अभी मुझे पता चला कि उनका दूसरा घर अरब में है। अभी बोला है मोदी जी ने कि मैं अपने दूसरे घर में आया हूं। अभी अरब में गए, कह रहे हम दूसरे घर में आए हैं। देख लीजिएगा बयान, मैं आ रहा था तो अभी देखा, और गले लग रहे थे उसको।
मोहम्मद बिन सलमान को ऐसा लग रहा था जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों से परहेज करना है और वहां के मुसलमानों को एकदम कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई की तरह गले लगाना है। ये कौन सा दोहरा चरित्र है आपका? यहाँ तो मुसलमानों को कपड़े से पहचान लेते हो और वहां इधर मार जाती है तुमको। वीर जारा की तरह हाथ फैला के ऐसे मिल रहे हैं जैसे शाहरुख खान मिल रहा था। देखिए, जनता इस देश का आम आदमी वो आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ है। अब जो लोग दबाव में किसी पार्टी में चले जाते हैं उनकी क्या बात की जाए? उनके ऊपर ईडी का छापा मारा, दबाव बनाया, लेके चले गए। हम लोग खड़े हैं मजबूती से। भैया, ये बंदर घुड़की वाले लोग हैं। बंदर को देखा है आपने? खो 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 करके आते हैं, अगर डट के आप खड़े रहे तो भाग जाते हैं। तो बंदर घुड़की से जो डर गए वो इनके साथ चले गए। हम लोगों को भी तो जेल भेजा था, 183 दिन रह के आए। और अभी भी कहते हैं कि मोदी जी और उनकी सत्ता में जितनी ताकत है लगाइए हम लोगों के ऊपर, हम लड़ेंगे आपसे। तो तय करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में हम लोग पंचायत के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि तारीखें जल्दी घोषित होंगी। पंचायत के चुनाव के बाद विधानसभा में कैसे जाना है आपके साथ विस्तार से बातचीत करेंगे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अभी फिलहाल सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर चुनाव साफ सुथरा इस देश में कैसे हो, निष्पक्ष कैसे हो, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और उस लड़ाई में हम लोग साथ हैं। एसआईआर के मुद्दे पे हमने विपक्ष का साथ दिया था पार्लियामेंट में भी। जब बिहार का चुनाव हुआ था हमने पहले बता दिया था एनडीए जीतेगी एक तरफा, एसआईआर हुआ तो इसलिए अभी चुनाव को निष्पक्ष कैसे कराया जाए इसकी लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। 100% बेईमानी से हुआ है, 100% बेईमानी से हुआ है। 6 लाख वोटर फाइनल वोटर लिस्ट बनने के बाद बढ़ाए गए बंगाल में। कोई जवाब देने वाला है? 27 लाख वोटर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे काट दिया गया। हिंदी में बोलो तो तार्किक विसंगति। आज तक ये कैटेगरी कभी सुना नहीं होगा आपने। जब से मैं वोट दे रहा हूँ समझदार हुआ, तभी ये कैटेगरी नहीं सुनी जिस कैटेगरी के नाम पे 27 लाख वोट बंगाल में काट दिए गए। कौन सा चुनाव हुआ बताइए? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगली बार वोट दे देना। समझ लीजिए क्या चुनाव हुआ। एसआईआर अभी इंतजार कीजिए, अभी तो खेल बाकी है। फाइनल वोटर लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद क्या खेल करेगी बीजेपी तब बात करेंगे। बहुत धन्यवाद जी। 27 में बीजेपी